बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन और हमारे सोशल मीडिया नाजरीन, प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम नेटवर्क सोनो एफएम और रेडियो पाकिस्तान से बैक वक्त। और सामने काम हमेशा की तरह अहम मौजूद जिस पर आज हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और शामिल करेंगे आरा, तजावीज़, तबसे और तज्जिए। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान आने ग्रामी होंगे उनके सामने काम। सबसे पहले ईद का तीसरा रोज़ है, तो डायलॉग की तरफ से, सोनो एफएम की तरफ से हमारे तमाम जितने भी इस वक्त सामीन हैं, जितने भी नाजरीन हैं, उनको दिली ईद मुबारक। और अपने प्यारों के साथ ईद करें और अगर आप उसके कोई भी इख्तलाफात हैं तो उन्हें भुलाने की कोशिश करें और गले लगाएं अपने प्यारों को। ये आज का हमारा एक मैसेज था। और सामने क्रम बात हम करेंगे आज ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी 40वीं बरसी मनाई जा रही है। और ये वो ऑपरेशन था कि जिसमें सिखों के खिलाफ बेईमाना कत्लेआम का आगाज़ किया और एक दहशत गर्दाना कार्रवाई का आगाज़ किया भारत की उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जानिब से। और उनका ख्याल था कि हम सिखों को, और ख़ास तौर पर जो उनकी तहरीक खालिस्तान की और आज़ाद जो उनका मुतालबा है कि हमारी रियासत होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस वक्त जो उन पर जुल्म सितम हो रहे थे, जो उनके हकूक उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, हकूक सल्बी की जा रही थी, हक तलफी की जा रही थी, उसे रोकने के लिए उनका एक मुतालबा था कि आप हमारा एक सेपरेट इलाका दे दें ताकि हम उसे अपने तय चला सकें, अपने तमाम इसका इंतज़ाम इंसराम कर सकें। लेकिन बजाय ये करने के उस वक्त धोखा दिया गया और आम सिख जो वहाँ पर मौजूद थे, और उस वक्त जहाँ फिफ्थ उनके जो रहनुमा थे, गुरु थे, उनकी एक बरसी थी अर्जुन देव जी। तो इस मौका पर खून की होली खेली गई और वहाँ पर मौजूद जितने भी सिख थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। एक जो मोहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक सिर्फ 3 दिनों में 3000 से ज़ायद सिखों को कत्ल किया गया 1984 में। और ये ऑपरेशन तकरीबन 10 दिन पर मुश्तमिल रहा, जो कि 1 जून 1984 से लेके 10 जून 1984 तक जारी रहा। और इसमें जो चश्मदीद गवाह थे, आज़ाद मुबसरीन थे, उनके मुताबिक 5000 से ज़ायद सिखों का कत्लेआम किया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें हैवी टैंक्स, मार्टर गोले और इसके अलावा जितने भी भारी हथियार थे तमाम का इस्तेमाल हुआ। और अकाल तख्त जो कि सिखों का सबसे मोतबर हिस्सा समझा जाता है, उनकी सीट समझी जाती है, उसको भी मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। बजाय ये कि उस वक्त मुज़ाकरात किए जाए, बातचीत की जाती, हमेशा की तरह एक ताकत का इस्तेमाल किया गया, वहशियाना इस्तेमाल किया गया और सिखों को खामोश करवाने के लिए ऑपरेशन जो किया गया, आज तक ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। और किसी ना किसी तर्ज में कोई ना कोई हुकूमत भारत की सिखों के खिलाफ और दीगर माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पर रहती हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सामने क्रम इस पर हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया हमजा रिफात साहब ने, IR एक्सपर्ट हैं और इनिशिएट फ्यूचर से इनका ताल्लुक है, इनसे बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम हमजा रिफात साहब। वालेकुम सलाम। हमजा रिफात साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। श्योर जी। हमजा रिफात साहब, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसकी एनिवर्सरी और 40वीं एनिवर्सरी है और वही भारत का हम देख रहे हैं वतीरा पहले दिन से रहा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और 1984 में जो ये कत्लो गारत गिरी शुरू की गई वो आज भी जारी है, मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ वहाँ पर ऑपरेशंस आज भी जारी हैं। और ये जो कत्लो गारत गिरी का बाजार उस वक्त गर्म किया गया था, आज हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस एनिवर्सरी को और आज जो इसका एक कंपेरिजन करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार को तो मैं नहीं कहूंगा, वो बेसिकली सरदार सिखों का जेनोसाइड था। वो इंदिरा गांधी की हुकूमत थी उस वक्त। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तो नरेंद्र मोदी ने उसका स्केल काफी हद तक बढ़ा चुके हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट को आप देख रहे हैं, खालिस्तानीज को आप जो लेजिटिमेट उनका डिमांड है कि हम एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, उनके खिलाफ जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स या जो ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस बीजेपी की हुकूमत कर रही है, असल चीज तो इसकी जो ओरिजिन्स है वो तो कांग्रेस हुकूमत के दौर के थी। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया के अंदर कोई लेफ्ट विंग या राइट विंग जो फोर्सेस हैं वो नहीं है, सारी एंटी सिख हैं। जो उनकी पार्टीज हैं, बस कुछ जो इंडिपेंडेंस चाहती हैं या कुछ जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं जो जेन्युइनली लेफ्ट विंग हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम पिछले दौर के साथ मुआवजा करें इसका, तो इंदिरा गांधी की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन था, जो उस वक्त जो भिंडरावाला साहब थे, जर्नैल सिंह भिंडरावाला साहब थे, उन्होंने अनंतपुर रेजोल्यूशन जो है वो इंदिरा गांधी की हुकूमत के सामने रखा। उसके अंदर कोई बात इंडिपेंडेंस की नहीं की गई थी। अगर आप उनकी हिस्ट्री को भी उठा के देखें, जर्नैल सिंह भिंडरावाला का, वो उन्होंने कभी भी खालिस्तान की बात उस सेंस में नहीं की। ये वही जो कुछ नुकात थे उस रेजोल्यूशन के अंदर कि हमें सॉवरेंटी मिले, पंजाब कल्चर की हिफाजत हो, सिख रिलीजन की हिफाजत हो, और सिख और हिंदू को जो है एक अलग-अलग जो है वो क्या कह सकते हैं कि रिलीजियस कैटेगरीज के अंदर उनको कैटेगराइज किया जाए। तो ये बेसिकली डिमांड थी। अब इंदिरा गांधी की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश नहीं हुई। बेसिकली हुआ ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया गया, जो गोल्डन टेम्पल है।
हरमंदिर साहिब उसके इर्द गिर्द जो है उन्होंने फोर्सेस को डिप्लॉय किया और सिखों का कत्ल गारत हुई। उसके बाद जब इंदिरा गांधी के अपने ही बॉडीगार्ड जो दोनों सिख थे, उन्होंने जब उनको असैसिनेट कर दिया, उसके बाद फिर इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग एन इंक्वायरी कि ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, दे स्टार्टेड किलिंग सिख्स ऑल अक्रॉस दिल्ली। दिल्ली की सड़कों के ऊपर उन्होंने जगदीश टाइटलर जैसे जो लोग, उन्होंने जाके सिखों का कत्ल गारत की। तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडाई ऑफ दिस इंडियन गवर्नमेंट। ये बेसिकली यही चाहती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कि सिख्स को, सिख रिलीजन को, सिख सेल्फ डिटर्मिनेशन को और खालिस्तान मूवमेंट को दबाया जाए। आज भी 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी को इंडिया के कुछ सर्कल्स के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, पर आपने शोएब नोटिस किया होगा कि बीजेपी की हुकूमत की तरफ से सच कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई सिंपैथी की स्टेटमेंट नहीं आई सिख्स के लिए। वाहिद मनमोहन सिंह थे जो उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके कहा कि वी अपोलोजाइज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार, पर नरेंद्र मोदी की जो ह्यूब्रिस है वो प्रिवेंट करती है उनको इस तरह का कोई स्टेटमेंट देने में। ये 1984 का जो एनिवर्सरी है, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो एनिवर्सरी है, ये ज्यादातर डायस्पोरा के अंदर मनाई जा रही है, जहां पे खालिस्तान मूवमेंट आज भी जिंदा है। सही। ये बताइएगा कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला पर यह इल्ज़ाम उस वक्त आयद किया गया कि ये आज़ाद रियासत बना रहे हैं और ये दहशतगर्दी भी करवाएंगे, ये शिद्दत पसंद है, और एक उन्हें गद्दार का भी इन्होंने लक़ब दिया था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। जर्नैल सिंह भिंडरावाला के अगर वो आज जिंदा होते, आप उनसे अगर इंटरव्यू करते, तो वो कभी ये ना कहते कि मैं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने सिर्फ अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो पेशकश की थी, वो पेश किया था कांग्रेस हुकूमत के सामने, और उसके अंदर सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन की कोई बात नहीं थी। उसमें सिर्फ बात ये की गई थी कि आप कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड गवर्नेंस होगी, सिख रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, सिख आइडेंटिटी कल्चर को प्रोटेक्ट करना, सिख और हिंदू को एक रिलीजियस कैटेगरी के अंदर ना शामिल करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कौन सी दहशतगर्दी वाली बात है? उसमें सिर्फ ये है कि वो अपने कल्चर और अपने मजहब के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, और ये ठीक है कि ही वाज़न्ट अ पैसिफिस्ट, वो चाहते थे कि आर्म स्ट्रगल हो, बट एक इस किस्म का एक एनवायरनमेंट बना दिया गया था पंजाब के अंदर जहां पे आर्म स्ट्रगल ही वाज द लास्ट सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये जो लेबल्स हैं, ये दिस इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। जर्नैल सिंह भिंडरावाला वाज बेसिकली ए फ्रीडम फाइटर फॉर द सिख्स बैक देन, और वो एक आजाद रियासत तो वो चाहते ही नहीं थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारा कल्चर, हमारे जो मजहब है, हमारे जो जुबान है, गुरमुखी स्क्रिप्ट के अंदर जो पंजाबी बोली जाती है, उसका जो है उसकी हिफाजत की जाए, और वो इंदिरा गांधी ने नहीं की। तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन थी कुछ सेक्शन ऑफ द सिख कम्युनिटी में ओवर प्रिवेलिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, उनको उन्होंने डेफिनेटली कैपिटलाइज किया। हर कोई अपॉर्चुनिस्ट होता है इस मामले में, पर उनको दहशतगर्द करवाना मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। और अकल तख्त जो सिख की सबसे हाईएस्ट टेम्परल अथॉरिटी है, उन्होंने उनको एक शहीद करार दिया गया, उनको शहीद का टाइटल दिया है, और इनकी बहुत ज्यादा अपील आज भी रूरल सेक्शन सिख पॉपुलेशन के अंदर है, जो उनको एक पावरफुल लीडर समझते हैं, जो हिंदुस्तान की जो हिंदुत्व की स्टेट डोमिनेंस जो है, अब याद रहे कि कांग्रेस गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसके खिलाफ खड़ा होना और एक ऐसी मूवमेंट चलाना जिसमें रिवाइवलिज्म हो सिखिज्म का, वो कैसे आप एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट करार दे सकते हैं? ये मेरे ख्याल से ये वही डिस्टॉर्टेड लॉजिक है नरेंद्र मोदी का, जो पूरे पाकिस्तानी स्टेट को एक दहशतगर्द स्टेट करार देते हैं। इसी किस्म का डिस्टॉर्टेड लॉजिक इन्होंने भिंडरावाला के हवाले से इस्तेमाल किया। हमजा रिफात साहब, ये हमेशा से हमने देखा है कि हिंदुत्व का प्रचार, स्पेशली जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस वक्त भांप लिया था जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उससे लेफ्ट किया और फिर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, कि किस तरह से सिर्फ वहाँ पर ना सिर्फ अक़लियतों का इस्तेसाल हो रहा है बल्कि उन्हें कुचलने की भी कोशिश की जा रही है। और वही सीरीज़ हम देखते आ रहे हैं कि 1984 में भी हुआ, फिर इवन जब गुजरात के फसादात हुए उनमें भी हुआ, और आजकल जो हम देख रहे हैं कि कभी आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया जाता है, कभी अक़लियती बिल, मुतनाज़ अक़लियती बिल लेके लॉन्च कर दिया जाता है, और अब सिखों को भी दीवार से लगाने की कोशिश की गई है 3 काले कवानीन मुतारिफ करवा के। तो आपके ख्याल में ये जो सूरत हाल थी उस वक्त, बजाय मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने के, या इवन आज भी मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने के, तो ये जो कत्लेआम किया जा रहा है या बाय फोर्स उन्हें धकेलने की कोशिश की जा रही है, कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये सही इनका स्टैंस है? बिल्कुल सही स्टैंस नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का जो 2002 के अंदर उन्होंने गुजरात के अंदर जो दंगे फसाद के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड किया, ये वही सिख्स के साथ कर रहे हैं, पर ये आपको बहुत ज्यादा मंजर आम के ऊपर नहीं नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी कंट्रोल्ड मीडिया है, नैरेटिव बिल्डिंग वो लोग खुद करते हैं।
बट ये डेफिनेटली हो जरूर रहा है। मैं उन सिख्स के परवाह नहीं कर रहा, इस वक्त मैं उनके बारे में फिक्रमंद नहीं हूँ जो बीजेपी हुकूमत के एमपीज हैं या कांग्रेस हुकूमत के एमपीज। अमरिंदर सिंह फॉर एग्जांपल, ही इज वेरी पावरफुल, उनके पास इन्फ्लुएंस वगैरह भी है, वो तो खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ बोलेंगे, वो जनरल सिंह ब्रिंडवाला को खिलाफ बोलेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार को हो सकता है वो डिफेंड भी करें। बट देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रूरल सिख्स जो आज भी नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसमें से बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने वो 2021, 2022 और 2023 में भी मेरे ख्याल से वो जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो आज भी डिसइल्यूजन्ड है बीजेपी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये जो एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं तरीकेकार रहा है बीजेपी हुकूमत का कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाए या हिंदुत्व को जो है वो क्वेश्चन करे और अपनी अब सिख्स को आप देखें ना, वो अकलियतें हैं, वो अकलियतों में से शामिल होते हैं इंडियन आबादी के अंदर। तो कोई भी अकलियत अगर जो है ना निकल के अपनी आवाज को उठाए तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे, कत्ल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, गुतवंत सिंह पनून हो या हरदीप सिंह निज्जर की जब इन्होंने कत्ल किया उनको शहीद कर दिया जब वो कनाडा में थे। तो ये तो सारा इनका एक स्टैंडर्ड रहा है। मेरे ख्याल से कायदे आजम का जो विजन था पाकिस्तान का, उन्होंने आरएसएस को देख लिया था। उन्होंने, हालांकि कुछ हिस्टोरियंस कहेंगे कि कन्फेडरेसी की फेलियर की वजह से हुआ है, मैं इससे कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ, पर कन्फेडरेसी के फेलियर के साथ साथ देयर वाज अ ग्रोइंग हिंदुत्व मूवमेंट विद इन इंडिया, जहाँ पे वो गांधी को क्वेश्चन कर रहे थे कि आप पाकिस्तान के हवाले से क्यों ज्यादा सॉफ्ट है, आप क्यों जो है व्रत रख रहे हैं, आप क्यों पाकिस्तान के उनके जो पैसे हैं जो एक जायज हक था हमारा, वो आप क्यों उनके पास भेजना चाह रहे हैं, हम हिंदू इस सेक्युलर मुल्क के अंदर दब जाएंगे। उसके बाद गांधी की तो असैसिनेशन हो गई थी, तो कायदे आजम स्टूड विंडिकेटेड। तो यही चीज आपको आज भी नजर आ रही है, आपको 48 में नजर आ रही है, आपको 2002 में नजर आ रही है और कश्मीर के साथ 2019 में भी नजर आ रही है। देयर इज नो चेंज इन दिस पॉलिसी। सही। और ये बताइएगा कि उस वक्त जो कत्ले आम किया गया, और इवन जैसे कि चशमदीद गवाह थे या आज़ाद मुबस्सिर हैं, उनके मुताबिक 5000 से ज़ायद जो मासूम सिख थे उनका कत्ल किया गया। और जब उनका एक मजहबी रस्म अदा की जा रही थी, जब उनके फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी का एक वहाँ पर बरसी का पूरा समा था और आम पिलग्रिम्स भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कत्ले आम तभी किया गया कि आम लोगों को भी नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिखों में खौफ अपनी धाक बिठाई जाए, और ताकि ये कभी भी अपने हकूक, उनके तलबी के हवाले से, उनके मुतालबे के हवाले से किसी भी किस्म की कोई बात ना कर सके, आवाज बुलंद ना कर सके। ऐसा ही है। देखें, उस वक्त जब त्योहार इनके चल रहे थे, उसमें बरसी थी, उसमें सिख रिचुअल्स आपको नजर आ रहे थे, तो दिस वाज ए अपॉर्चुनिटी जहाँ पे जो उस वक्त की इंदिरा गांधी की हुकूमत थी उनको रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया, ये तकरीबन 1 जून 1984 की बात है, उन्होंने आर्मी को कहा कि आप जाएं, अटैक करें, गोल्डन टेम्पल के ऊपर, हरमंदिर साहिब के ऊपर अटैक करें, और बहुत सारे और जो सिख टेम्पल्स हैं वहां पे और साइट्स हैं पंजाब के अंदर, उनको भी अटैक करें। तो उसमें जो 5000 से, मैं इस फिगर को थोड़ा सा कंटेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल से ज्यादा है, 5000 से भी ज्यादा जो है ना सिखों को शहीद कर दिया गया था। उसमें यह था कि नेगोशिएशंस, ये बार बार हिंदुस्तानी हिस्टोरियंस कहते हैं कि नेगोशिएशंस हो रहे थे, कोई नेगोशिएशंस नहीं हुए। ये बेसिकली एक उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी जहां पे मजबे लगे हुए थे सिख पॉपुलेशन की, उन्होंने फिर कहा कि हम जाके उनको अटैक करेंगे। और जब उसी वक्त हुआ जब गुरु अर्जुन देव की जब मार्टरडम डे था, और उस वक्त जो बहुत सारे वर्शिपर्स थे वो उस वक्त थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इंडियन हुकूमत उस सिचुएशन को देखती है जहां पे वो मैक्सिमम डैमेज कर सके एक एथनिक ग्रुप को, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से उनको सब्जुकेट किया जाए, उनकी जो मेस्ड अप डिमांड्स है उनको मान लिया जाए। बट ये चीज नहीं हुई, और आपको तकरीबन 31 अक्टूबर 1984 की बात है जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था, उसमें सतवंत सिंह थे और बेअंत सिंह थे, मुझे याद पड़ता है। उन्होंने जो इस गुस्से का इजहार किया, मैं इस असैसिनेशन को कंडेम करता हूं, बट ये उन्हीं पॉलिसीज का एक नतीजा है। तो ये जब 1984 के अंदर उन्होंने पुलिस ऑपरेशन शुरू किया, उन्होंने मुख्तलिफ सिख गुरुद्वारों को अटैक किया, हरमंदिर साहिब को तो किया तो मुख्तलिफ सिख गुरुद्वारों को अटैक किया, वो फिर एक पंजाब इंसर्जेंसी निकली थी बाहर, उसकी वजह से एक हाई कैजुअलिटी टोल हुआ था। क्या जरूरत थी दूसरे गुरुद्वारों, वैसे तो किसी भी गुरुद्वारों को अटैक नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत थी इंदिरा गांधी को इस तरह की मेस्ड अप एक पॉलिसी अपनाने की जहां पे फेस्टिविटीज हो रही हैं। ये बेसिकली यही मकसद आ जाता है कि ये एक फैशिज्म का एक मुजाहिरा था कि किसी ना किसी तरह से सिख्स को दबाया जाए, और दबाया इस सेंस में ना जाए कि उनको पॉलिटिकल रेटरिक की तरह आइसोलेट किया जाए, वो दबाया इस सेंस से जाए कि कत्ल गारत हो, उसमें औरतें और बच्चे भी शामिल है। तो दिस इज हाउ दे हैव ऑपरेटेड, और यही चीज आपको गुजरात 2002 में भी नजर आई थी।
सही। और अभी जैसा कि 1984 की पूरी एक सीरीज चलती आ रही है, आपने भी थोड़ा हवाला दिया, जैसा कि हरदीप सिंह निज्जर, उनको कत्ल किया कनाडा में, फिर इसी तरह यूके में जो इनके एक और रहनुमा थे, उन्हें भी, उन अवतार सिंह खांडा, उन पर भी अटैक किया, उन्हें भी कत्ल किया। फिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उनके खिलाफ जो एक पूरे का पूरा जो प्लान था वो फाइल किया अमेरिका की अपनी एजेंसीज ने। तो ये तमाम सिलसिला आज भी जारी है। तो ट्रांसनेशनल टेररिज्म अब इसका होना शुरू हो गया है। पहले सिर्फ अपने मुल्क में टेररिज्म चलता था, अपने मुल्क में ही सिर्फ अकलियतों को दबाने की बात होती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया तक इनका नेटवर्क फैल गया है। तो आपके ख्याल में कोई ताकतें हैं ऐसी जो इन्हें रोक सकेंगी? खासतौर पर वेस्ट की बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पे वेस्ट ही है, जो पाकिस्तान बार बार मुतालबा करता रहा कि नरेंद्र मोदी को रोकें वरना ये आप तक भी पहुंच जाएगा। और आज नरेंद्र मोदी के जो खून में रंगे हुए हाथ हैं वो उनके गिरबानों तक भी जा पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा ही है, पर कुछ वेस्टर्न ममालिक ने काफी हद तक मीट दिखाया है, उन्होंने काफी अच्छा स्टांस लिया। डिप्लोमेटिक रिलेशन सस्पेंड हो गए थे, आपको याद पड़ेगा, कनाडा और भारत के दरमियान, जब जस्टिन ट्रूडो ने काफी एक धुआंधार तकरीर दी थी कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे सिटीजन्स को मारा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आप कैनेडियन सिटीजन्स को और दूसरे ट्रांसनेशनल अटैक जब आप करते हैं, यू आर नॉट अटैकिंग इंडियन सिख्स, यू बेसिकली अटैकिंग कैनेडियन सिटीजन। और यही चीज अमेरिका, बर्तानिया, आयरलैंड, इधर उधर ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई होती है। ये बात इन्हें क्यों नहीं समझ आ रही हमजा रिफात साहब? किनको? यानी ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी वालों को, नरेंद्र मोदी को, कि आप किसी सिख को नहीं कत्ल कर रहे, बल्कि वो कैनेडियन या अमेरिकन नेशनल है। नहीं, मैं आप अमेरिकन नेशनल हो, कोई टिम्बकटू के अंदर हो, हिंदुत्व ज़ेलट्स के लिए हम सब अछूत हैं, हम सबको मारा जा सकता है। It doesn't matter where we hail from and who we belong to, किस रिलीजन से हम सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम ब्राह्मण नहीं है, छोड़ दे हिंदू की बात को, दलित होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, दूसरे और भी इनके जो होते हैं कास्ट होते हैं, छोड़ दें। अगर आप ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो आपको निशाना बनाया जा सकता है, वाजिबुल कत्ल है, सिंपल सी बात है। और यही जो आइडियोलॉजी है, जो गोवालकर की आइडियोलॉजी है, सावरकर की आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है, आप इनके आइडियोलॉग्स को उठा के देखें। आरएसएस इज ऑल अबाउट, इन्होंने तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया था, जो तिरंगा हिंदुस्तान का झंडा है उनको लहराने से इनकार कर दिया था। ये तो इतने बड़े फैशिस्ट हैं, ये तो इंस्पायर होते हैं हिटलर के एसएस से। तो वो तो इनको तो समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके लिए तो हर जो नॉन ब्राह्मण हिंदू है या नॉन ब्राह्मण कोई भी शख्स है, वो तो वाजिबुल कत्ल है। कोई भी वो बहाना के साथ उसको कत्ल किया जा सकता है। इट्स नॉट अ पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन। सही। और हमजा रिफात साहब, ये जो उसके बाद हमने कई तज्जिए देखे भी, और इवन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जो OBS उस टाइम हुआ था, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो मिसकैलकुलेशन था, कोई बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन जब वहां से हमें रिटेलिएशन का सामना हुआ, वहां से हम पे फायरिंग शुरू हुई, तो हमें टैंक्स का और मार्टर गोलों और इसके अलावा असले बारूद का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, दिस इज आई डोंट रियली अंडरस्टैंड ये कहाँ से आती है बात। ये हमेशा से इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक आर्ग्यूमेंट रहा है कि भिंडरवाला ने गॉड फॉरबिड कहा था कि आप जाएं और हिंदुओं का आप जाके कत्लेआम करें, आप उनको ऑर्केस्ट्रेट करें कि वो 100 हिंदूज को मारें, और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उनको प्रोवोक किया गया था। बात यह है कि इंदिरा गांधी इस सब चीज को खत्म कर सकती थी अगर उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को मान लिया होता, या कुछ हद तक मान लिया होता, सिलेक्टिवली करती, या वो जाके नेगोशिएशंस कर रही होती। 1973 की में सिख एक्टिविस्ट ने प्रेजेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को। उसमें लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी, ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर पंजाब। उस वक्त क्यों नहीं बात की गई थी? आपने एक मूवमेंट को, एक तंजीम को, एक फिगर हेड को इतना कोने के अंदर धकेल दिया था कि दे हैड लिटरली नो ऑप्शन। ये एक साइड है। आप मिसकैलकुलेशन, वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारी तरफ अटैक हुआ एंड वी हैड टू ऑपरेट, पर मुझे आप बताएं कि 1 जून 84 में वो जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने क्यों आर्मी को ऑर्डर किया था कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च करें और हरमंदिर साहिब के अलावा दूसरे सिख टेम्पल्स को जो है घेरा लें? ये भिंडरवाले की वजह से हुआ था। यानी कि बाकायदा नाम भी दे दिया गया लेकिन मंसूबाबंदी नहीं थी। देखिए, इसको you can look at it in different ways, but मेरे ख्याल से ब्लंडर नहीं था। This was a deliberate attempt to subjugate जो है ना the Sikh movement for independence या the Sikh movement for self actualization। मैं तो उसको ऐसे ही देखूंगा।
सही। और इस वक्त बड़ी तवाना आवाज़ें हैं, वो बेशक अमेरिका में मौजूद हों या इवन जो पॉलिटिशियंस इस वक्त कनाडा में हैं उनकी पार्लियामेंट में मौजूद हों, तो ये किस तरह से इस मामले को लेकर चल रहे हैं, इस एनिवर्सरी के मौका पर भी वो किस तरह से दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि आज भी हम पे ये मजालिम जारी हैं और इसकी नोयत तब्दील होना शुरू हो गई है, बल्कि अब ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है उसमें तब्दील हो चुका है। देखिए, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को इस चीज की समझ जरूर है, और खासतौर पर जब उनके अपने सिटीजन्स को मारा जाता है तो वो इस चीज को भी हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। जस्टिन ट्रूडो का अपने स्टांस देखा, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन, सफारती ताल्लुकात तोड़ दिए थे इंडिया के साथ। ये चीज का आवाजें जरूर उठ रही हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, HRW की तरफ से, तो डेफिनेटली इस चीज को उजागर किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का भी हिस्सा है। पर बदकिस्मती से कुछ वेस्टर्न ममालिक हैं जिनके कमर्शियल टाइज हैं नरेंद्र मोदी रजीम के, उन्होंने कश्मीर को भी साइडलाइन कर लिया, उन्होंने मुसलमानों के, सिखों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, क्रिश्चियंस और अब यू नेम इट, उनके खिलाफ जब कार्रवाइयां करना शुरू कर दी RSS ने, तो उसको भी नजरअंदाज किया। नरेंद्र मोदी के ऊपर सस्टेन प्रेशर इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि बदकिस्मती से हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कमर्शियल टाइज विल ऑलवेज प्रिवेल। बट ऐसा नहीं है कुछ ममालिक के अंदर। कनाडा इज अ वेरी गुड एग्जांपल, UK के अंदर भी मतलब जो है आवाज उठती है। बट इस चीज को एक कंसर्टेड कैंपेन के हवाले से मेरे ख्याल से मेरी जो एडवाइस होगी खालिस्तानी के लिए और जो सिख डायस्पोरा के लिए है कि रेफरेंडम्स के साथ साथ आप पॉलिसी मेकिंग का भी डिस्कोर्स इसको बनाएं कि इंडिया को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के तौर पर करार दिया जाए, जहां पे वो ट्रांसनेशनल अटैक्स दूसरे मुल्कों की ममालिक की सिटीजन के खिलाफ वो करते हैं, और इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये अगर रेजोल्यूशंस पास हो जाती हैं, करारदाद पास हो जाती हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के अंदर या US कांग्रेस के अंदर, ये इससे काफी हद तक फर्क पड़ सकता है। देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लॉ। कॉन्डमनेशन इज नॉट इनफ। बेसिकली ये ऐसी हुकूमत को आपको अटैक करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड भी है। यहाँ से कोई बलोच डिसिडेंट चला जाता है या बलोच दहशतगर्द चला जाता है तो उसको लंदन में भी वेलकम किया जाता है, न्यू दिल्ली में भी वेलकम किया जाता है कि आप पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ रिबेल कर रहे हैं। ये ऐसे सिलेक्टिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक की तरफ करना है तो दूसरी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। बट फिर जो सिख डिसिडेंट है उसको क्यों नहीं जो है अकोमोडेट वेस्टर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर किया जा रहा है। ये काफी ऐसी चीजें हैं जो लम्हा फखरिया भी हैं और जरूरी है कि इस चीज को निशानदेही भी की जाए। जी, हमजा रिफात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सामने क्रम हम बात कर रहे थे हमजा रिफात साहब से, जो कि IR एक्सपर्ट भी हैं और इनिशिएट फ्यूचर से इनका ताल्लुक है, और वो तस्करा कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर जब सिखों का कत्ले आम किया गया और 1984 में आज 40 बरस से मुकम्मल हो गए हैं और आज भी ये मजालिम जारी हैं। और जैसा कि उस वक्त चश्मदीद गवाहों ने ये बात कही थी कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा सिख जो थे वहाँ पर उनका कत्लेआम किया गया, लेकिन जो सिर्फ 3 दिन का जो एक कलील मुद्दत थी उसमें 3000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम किया गया। और यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कि उसके बाद जो वहाँ पर फौजी अहलकार थे, सिख फौजी अहलकार थे, वो मुख्तलिफ फोर्सेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 2600 से ज़ायद उन फौजियों का कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें फ़ौज से बेदखल कर दिया गया या उन्हें खामोश करवा दिया गया कि अगर आप कुछ भी बोले तो आपको या आपकी फैमिली को नहीं जिंदा छोड़ा जाएगा। और इस तरह की सूरत हाल का सामना आज भी है। हम वहाँ पर देख रहे हैं कि ये बरसी के मौका पर जब वहाँ पर हिंदू अपना मजहबी त्यौहार बना रहे थे, जब उनके 5th गुरु जो थे उनकी बरसी थी और अर्जुन देव जी की, तब ये खून की होली खेली गई। और ये खून की होली खेलने के लिए सिर्फ ये बावर कराना था, खौफ फैलाना था और बताना था कि जो स्टेट की रिट है हम इसे इस तरह से भी नाफिज कर सकते हैं, यानी कि हर तरह का जो बेईमाना तशद्दुद है या इसके अलावा हर तरह की जो इस वक्त वैश्याना ताकत का इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं। और यही ताकत का इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पर 1984 नहीं बल्कि 1947 से लेके आज तक ये भारत में होता आ रहा है। और इवन जो मुतनाज़ इलाके हैं वो बेशक 7 स्टेट्स हों या इसके अलावा हम नक्सलाइट मूवमेंट को देखें या इसके अलावा अगर हम देखें मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कत्ल गारत गिरी जारी है, सिर्फ इसी की है कड़ी है। और जैसा कि हमजा रिफात साहब ने फरमाया कि बेशक लेफ्ट मूवमेंट के लोग हों या राइट मूवमेंट के लोग हों, कोई भी पार्टी के से ताल्लुक हो उनका, वो बेशक कांग्रेस के हों या BJP के हों, एजेंडा उनका यही है कि जो अकलियतें हैं उन्हें सुख का सांस नहीं लेने देना, उन्हें किसी तरीके से कर्टेल किया जाएगा और कर्टेल करने के साथ साथ उनकी जो हक तलफी है वो भी की जाएगी। और अगर वो कोई मुतालबा करेंगे तो उन्हें कुचलने की पूरी कोशिश की जाएगी। सामने क्रम यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
जी सामने आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर प्रोग्राम डायलॉग के साथ, जो कि आप समात फरमा रहे हैं और देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम नेटवर्क सोनो एफएम और रेडियो पाकिस्तान से बैक वक्त। और सामने बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले भी ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी और जो कत्लो गारतगिरी की गई मासूम वहाँ पर सिख बरादरी की, आज उसकी याद में दुनिया भर में तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। और दुनिया भर में मौजूद जो सिख बरादरी है, जो सिख डायस्पोरा है, वो इस पर बरसरे एहतजाज भी है और दुनिया को ये बावर करा रही है किस तरह से उस वक्त की जो जालिम हुकूमत की और आज की जो जालिम हुकूमत है, ये दोनों मिलकर सिख बरादरी को और इसके अलावा जितने भी वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें कुचला आज भी जा रहा है। और जो 4 जून, ख़ास तौर पे 4 जून को कत्लेआम हुआ था 1984 में, वो कत्लेआम एक सिर्फ कड़ी थी और लेकिन वो सिलसिला आज भी जारी है और मुख्तलिफ वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है, उनका मुआशी कत्लेआम भी किया जाता है और इसके अलावा उनके ऊपर बागी होने का या गद्दार होने का लेबल लगा के उन्हें बारहा अपने असैसिनेट भी कर दिया जाता है। और जैसा कि हमने देखा भी कनाडा में जो हुआ, जो यूके में हुआ और इसके अलावा अमेरिका में जो हुआ, और कई ऐसी तहरीकें हैं सिखों की जो कि पुरअमन तहरीकें हैं। मुतालबा उनका यही है कि हमारा एक इलाका होना चाहिए जहाँ पे हम अपने हकूक़ के तहत, अपने मजहबी रसूमात के तहत रह सकें, लेकिन वो हिंदू ही क्या जो बात समझ जाए, और ये जुल्म आज भी उन पर जारी है। हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह और सिख रहनुमा है वाशिंगटन से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। वालेकुम सलाम और प्रोग्राम डायलॉग सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी सत श्री अकाल। और अमरजीत सिंह जी, आज 40वीं बरसी इसकी मनाई जा रही है। एक वो कत्ले आम जब शुरू किया गया 4 जून को 1984 में, 10 दिनों का ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था, जिसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, जिसमें ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया, जिसमें बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। और फिर एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला थे वो कोई ट्रेटर थे, वो कोई बागी थे, वो गद्दार थे और उन्होंने आम सिखों को भी वरगलाया, उन्हें भी उकसाया कि वो जाएं और भारत की जो सरकार थी उस वक्त की, उसके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ करें। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत के लिए मुझे मदऊ किया है। देखिए, 15 अगस्त 1947 के एकदम बाद ही भारत सरकार की नीतियां, बेशक तब सेकुलरिज्म का लबादा था, उसके तहत अकलियतों के खिलाफ और खासतौर पर पंजाब में सिखों के खिलाफ इनकी नीतियां तभी से शुरू हो गई थी। और इवन आईनी असेंबली में जब आइन भारत का बन रहा था तो उन्होंने सिखों को एक अलग मजहब के तौर पे रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार कर दिया था। और आज भी जो भारत का आर्टिकल 25B है भारत के आइन का, वो सिखों, बौद्धियों और जैनियों को हिंदू गर्दानता है। तो तभी जो 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने भारत के आइन के ड्राफ्ट पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जून 84 के इस फौजी हमले को समझने से पहले इसका पसमंजर बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तो डी फैक्टो बेशक हम कैप्चर हुए इंडिया के मैप में, बट डी ज्यूरिस हमने इस आइन को माना ही नहीं था। और जून 84 से जो पहले 37 साल हैं, अगर आप वो तारीख देखें, पंजाबी को एक लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज करवाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ी। अगर उन्होंने पंजाबी को मान भी लिया एक मेन लैंग्वेज, तो उन्होंने पंजाब के आगे 3 टुकड़े कर दिए, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ उसमें से निकाले। और इवन सबसे वर्स्ट पार्ट जो आज ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, इन्होंने पंजाब के तीनों दरियाओं का पानी, जो हमारी एक ही दौलत है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो भी हरियाणा, राजस्थान और नॉन जो राइपेरियन हिंदी स्टेट्स हैं उनको दिया। तो ये एजिटेशन चल रही थी। जब जून 84 में हमला हुआ, उससे 2 साल पहले धर्म युद्ध मोर्चा के नाम पे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले और अकाली दल की रहनुमाई में ये धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा सिखों ने गिरफ्तारियां दी थी। और जून 84 के पहले हफ्ते जब ये फौजी हमला हुआ, उस दिन एक फैसला लेना था उन्होंने कि हम पंजाब से जो फूड ग्रेन है वो बाहर नहीं जाने देंगे। और जो मांग थी वो भारत से अलहदगी की नहीं थी। अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन ट्रूली ऑटोनमस जो स्ट्रक्चर है उसकी मांग करता था कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जिस तर्ज पे उन्होंने ये हमला किया, जिसको हम पंजाबी में एक नई टर्म जो
18th सेंचुरी में सिख इस्तेमाल करते थे, घल्लूघारा 84, क्योंकि आज हम होलोकॉस्ट, एथनिक क्लिंजिंग या जेनोसाइड ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो जून 84 इनफैक्ट टोटल वॉर, सिखों के सर्वनाश की जंग की शुरुआत थी। और ये सिर्फ महज दरबार साहब जहां पे भिडरा वाले थे वहां पे हमला नहीं था, 37 और हिस्टोरिकल गुरुद्वारास में भी हमला किया गया। दरबार साहब के अलावा 3 और बड़े गुरुद्वारों में भी ये टैंक लाए, गुरुद्वारा तरनताਰਨ साहिब में, दुख निवारण साहब पटियाला में और मुक्तसर में। और आज जब हम बात कर रहे हैं 9 जून को, आज उन्होंने हमारी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जो आर्काइव था, जो 5 सदियों का बचा हुआ सामान था, उसको लूटा भी और उसको आग भी लगाई। और ये पिछले 41 साल से ये टोटल वॉर बराबर जारी है। बहुत अफसोस की बात। ये किलिंग महज फिजिकल नहीं, आप हिस्टोरिकल, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिकल, तो ये आज तो ये इनकी जंग जो हमारे खिलाफ है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन क्राइम के रूप में अब तो जस्टिन ट्रूडो ने जो एक्नॉलेज किया। अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे इन्होंने ये प्लॉट किया, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया, यूके में अवतार सिंह खंडा को 15 जून 2023 को मारा, और अमेरिका में एक दुष्यंत पन्नू मर्डर प्लॉट था। तो ये बड़े, इसकी अब बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। उस वक्त बिल्कुल सेंसर था, पंजाब को बाकी भारत में ही नहीं दुनिया से काट दिया गया, फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स को बाहर फेंक दिया गया, और आर्मी वहां सिर्फ एक्शन करके चली नहीं। अगले 6 महीने जून 84 के बाद आर्मी ने पंजाब के 12,000 से ज्यादा गांव में एक और ऑपरेशन किया, जिसको उन्होंने ऑपरेशन गुड रोज का नाम दिया। उसमें उन्होंने जो यंगस्टर्स थे 16-17 साल की उम्र से लेके 30-32 साल के, उनको घरों से उठा के उनका झूठे पुलिस मुकाबले बनाए, नहरों में उनकी डिसअपीयरेंसेस की कहानी है, जिसको पंजाबी में अनपछातियां लाशां। और जसवंत सिंह खालड़ा जो बड़े ह्यूमन राइट्स के कारकुन थे, जिन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड्स में जाके आइडेंटिफाई किया कि कैसे इन्होंने हजारों नौजवानों को अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज कह के मारा। तो जसवंत सिंह खालड़ा को भी उन्होंने 6 सितंबर 1995 को एक अनपछाती लाश बना दिया। तो ये कहानी जो है वो अकेले टॉर्चर या एक लिमिटेड लेवल पे किलिंग तक नहीं है, ये बराबर पिछले 41 सालों से बराबर जारी है। और अब तो ये हमारे दरों पे यहाँ अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में जहाँ के खालिस्तान की तहरीक चल रही है, वहां भी इन्होंने ये किलिंग गेम जो है वो शुरू की हुई। आप खुद बात कर रहे हैं कि जैसे कि डेवलपमेंट्स भी कई आ रही हैं सामने, इन्वेस्टिगेशन जारी है अमेरिका में भी और बाकी दीगर जो ममालिक है वहाँ पर भी, तो कानून वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो क्या डेवलपमेंट्स है इस पर अब तक? देखिए, जो मेन कल्प्रिट था जिसको इन्होंने चेक रिपब्लिक से अमेरिकन एजेंसीज एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका में लाई, और 3 नवंबर से उसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। तो हम इसको पॉजिटिव लाइन पे ही देखते हैं। हमें थोड़ा सा ये था खदशा कि ऐसा ना हो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कोई अमेरिकन एजेंसीज की पॉलिसी में चेंज हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। और उस केस में भी और अदरवाइज भी हम जो इनसाइड यहाँ के ओपिनियन मेकर्स, लॉ मेकर्स, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। इस वक्त यूएस कांग्रेस में भी और यूएस सेनेट में भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर 2 बिल जो है वो पड़े हुए हैं, उनको आगे ले जाना है। और आपको मैं बताऊं कि 2 दिन पहले 6 जून को यूएस कांग्रेस में कांग्रेशनल सिख कॉकस, जिसमें 50 से ज्यादा कांग्रेसमैन उसके मेंबर हैं, डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों, उनकी तरफ से यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अरदास की गई घल्लूघारा 84 के शहीदों की याद में। और जो पंजाबी का लफ्ज प्रणाम शहीदा नू, ये अल्फाज भी जो ग्रंथी सिंह थे अरदास करने वाले, उन्होंने कहे। और बाद में एक गैदरिंग हुई जिसमें 16-17 कांग्रेसमैन जो बड़े पावरफुल है, उनके मेन विप, रिपब्लिकन पार्टी का विप भी, डेमोक्रेट पार्टी का विप भी, उन्होंने भी आके जून 84 को याद किया और सिखों के साथ सॉलिडेरिटी का
जो है वो इजहार किया। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त डायस्पोरा सिख कम्युनिटी की एक्टिविटी भी बढ़ी है और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन क्राइम के बाद जो यहाँ के मेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी खालिस्तान में दिलचस्पी भी बढ़ी है। ये कब तक जाएगी, वेदर ये हमारे इस केस को एक इंडिया की आम ट्विस्ट करने के लिए इस्तेमाल करके डंप कर, ये हम नहीं कह सकते यकीनन। लेकिन इस वक्त कम्युनिटी में तो है ही है वो आग 41 साल बाद भी आज। और पिछले अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 घंटे पहले ही मैं लैंड किया हूँ कैलिफोर्निया से। 2-3 दिन पहले जो है जो सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान फ्रीडम मार्च था, 10,000 से ज्यादा सिख वहां थे। तो जहां भी हम देख रहे हैं, और इसमें उनका इवन ब्लूमबर्ग नेटवर्क वो कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। तो पहले ना तो मीडिया का इंटरेस्ट था, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब पाकिस्तानी मीडिया को भी इसमें दिलचस्पी हुई है। नहीं तो हम देखते थे कि इक्का दुक्का को छोड़कर बहुत ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं था। तो इस वक्त खालिस्तान फ्रंट बर्नर पे है। देखिए बात आगे कैसे बढ़ेगी आने वाले समय। जी, अमरजीत सिंह से जुल्म कहीं पे भी होगा, पाकिस्तान उसके साथ है, पाकिस्तानी मीडिया भी उसके साथ है, और यकीनन हम आपकी आवाज़ में जो आवाज़ है वो बुलंद करते रहेंगे। अभी जैसा कि आपने कहा कि आपसे कांग्रेस के भी वहाँ पर जो कांग्रेसमैन थे वो भी आपसे मिले हैं, इसके अलावा डेमोक्रेट से उनका ताल्लुक हो या रिपब्लिकन से हो, दोनों आपसे मिले हैं और उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है। तो ये जो आपके एक्शंस हैं, आपका जो प्रोटेस्ट है या आपके जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इनकी कितनी इफेक्टिवनेस है, और ख़ास तौर पर मोदी पर इसका क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जूनियर बुश के पीरियड में जब पोस्ट 9/11 अमेरिका की पॉलिसी में एक बड़ी शिफ्ट हुई, पाकिस्तान को डीहाइफनेट किया गया, और 2003-4 के करीब जब मनमोहन सिंह सरकार के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ऑफ द हुक इंडिया को किया, प्रेसलर अमेंडमेंट से राहत दी। तो हमने देखा कि इन सभी एडमिनिस्ट्रेशंस में जूनियर बुश की 2 टर्म, ओबामा की 2 टर्म, इवन बाइडेन की पहली टर्म, और उससे पहले ट्रंप की पहली टर्म भी जो थी वो बहुत प्रो इंडिया लाइन थी। लेकिन इनके अपने वजूहात भी हैं, खासतौर पे यूक्रेन मुद्दे पे जैसे इंडिया ने रशिया का साथ दिया, रादर जो सैंक्शंस थी उनको इनइफेक्टिव किया, क्योंकि उनसे ऑयल लेके क्रूड ऑयल उसको प्रोसेस करके वापस यूरोप की मार्केट में बेचा है। लेकिन इस वक्त जितना, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 4 दहाइयों से मैं यहाँ एक्टिविस्ट के तौर पे और ओपिनियन मेकर्स, लॉ मेकर्स, डिसीजन मेकर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला है, तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार ऐसा लगता है कि इनको इंटरेस्ट है। और जो 7 मई से 10 मई तक जो बात ड्रोन्स और मिसाइल्स के वो क्लैश वाली हुई, उसमें भी सिख फैक्टर ने अपना प्रभाव दिया है। और इसकी वजह से भी यहाँ अब ये नहीं है कि यहाँ के जो है मेन लोग डिसीजन मेकर्स, उनको मालूम नहीं है कि हमारा इशू क्या है। हाँ, इसको उन्होंने कब पॉलिटिकल ईडीएम में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को भी देखना है, उसमें से हमारा भी कुछ निकल पाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त सिख फैक्टर भी साउथ एशिया में, और खालिस्तान की तहरीक भी, और अदरवाइज भी जो सिखों का ड्यूरिंग द कोविड-19 भी एज ए सॉफ्ट पावर सिख सामने आए, जिस किस्म का दुनिया भर में लंगर लगाना, एड पे पहुंचना, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स और दूसरे वॉलंटियर करना है, वो खालसा एड हो, यूनाइटेड सिख्स ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैं समझता हूँ भी। और इस वक्त जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ मेयर, कांग्रेसमैन, सेनेटर वो बड़े उत्साह के साथ शमूलियत करते हैं। ये पहले नहीं ऐसा देखा जाता। सही। और अमरजीत सिंह जी, जैसा कि भारत के बारे में कहा भी जाता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल प्रेशर होता है तो भारत एक ही बात करता है कि हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है, बहुत बड़ी कंज्यूमरशिप है, और अगर आपने हम पे कोई प्रेशर बिल्ड किया तो आपकी कंपनीज के साथ हम मुआहदे ख़त्म कर देंगे, या इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने मुल्क में नहीं आने दी जाएंगी। तो इस तरह भी आपको कुछ नज़र आता है कि हमेशा से जो उनका तर्ज अमल रहा, जो धमकियाँ वो देते रहे, अब फिर से कोई धमकी देंगे क्या ताकि उन पर किसी भी किस्म का प्रेशर बिल्ड ना कर सकें? देखिए, ब्राह्मणवाद जिसको आज हिंदुत्व कहते हैं, इनका अगर आप देखें, प्रोपेगेंडा लफ्ज तो जर्मन जुबान का है, और गॉबलियन लाइज तो बहुत बात की बात है। ये माहर हैं
झूठ को परोसने के लिए। अभी भी जब कहा जा रहा है जी अब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, ये नहीं है। जापान की इकोनॉमी 2-3 साल पहले 6 ट्रिलियन थी, वो अब जो है वो 3-4 के करीब आई और इन्होंने कहा जी हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। अभी आप देखें जब मोदी जैसा आदमी ये पब्लिकली कहता है देखिए हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देती है, और अगर 1,400,000,000 लोगों में 80 करोड़ ऐसे हैं जिनके चूल्हे पे रोटी तब बनती है जब वो 5 किलो का उनको जो है वो सरकार देती है, तो कितनी बड़ी इकोनॉमी है ये? कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा फसाद खड़ा किया हुआ है, और यही कारण है कि एक स्टेज पे लगता था ये भी इनके कैपिटलिस्ट भी फंसे उनके प्रोपेगेंडे में, मगर आप देखिएगा कि कैसे बहुत सारों ने वहां पे अपने प्लांट बंद किए और चलते हुए, और इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी भी भारी क्राइसिस में है। ये ठीक है कि मनमोहन सिंह सरकार की लिबरल नीतियों के वक्त जो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मनमोहन सिंह के वक्त इकोनॉमिकल रिफॉर्म के नाम पे मल्टीनेशनल्स के लिए दरवाजे खोले गए, उसने 15-20 साल हिंदुस्तान को आगे जो है वो निकाला है। लेकिन बहुत जल्दी अब इनके डिप्लीट हो रहे हैं। इनका $1 के मुकाबले भारतीय रुपया देखिए, जब 41 साल पहले हमला किया था तो $1 अमेरिकी भारत के 8 रुपए के बराबर था। आज क्या उसकी वैल्यू है? तो मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है, वहां पे कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। रादर अगर आप हंगर इंडेक्स देखें, पॉवर्टी इंडेक्स देखें, रादर एक जमाने में सेकुलरिज्म के नाम पे या लिबरलिज्म के नाम पे भारत जो अपना सौदा बेचता था, आज आप भारत का प्रेस इंडेक्स देखें, इनका अदरवाइज देखें, तो इंटरनेशनली आज ये एक रोग स्टेट की तरफ इनका रुतबा बढ़ रहा है। कोई इकोनॉमिकल, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है बड़े लोग वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा ज्यादा है, असल में बात कम है। सही। और ये बताइएगा कि इस वक्त जो वहां पर कुछ ब्लैक कवानीन्स भी इन्होंने नाफिज करवाए हैं, खासतौर पे जो सिख कम्युनिटी है, सिख किसान हैं, जो जमींदार हैं, जो अपनी फसल बेचते हैं, उनकी तमाम की तमाम फसल को और उनके प्रॉफिट रेशियो को कम करने के लिए, तो इस पर आप कोई इकदाम कर रहे हैं डायस्पोरा जो भी दुनिया भर में मौजूद है सिख? देखिए जब कोविड से पहले 3 खेती कानून पंजाब में ही नहीं भारत में लाए, पर क्योंकि पंजाब 60% के करीब वीट, कनक, गेहूं जिसको कहते हैं, वो सेंट्रल पूल में देता है, 40% के करीब चावल जो देता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड पंजाब या हरियाणा या दूसरे में भी जहां पे सिख किसान सेटल हुए हैं 47 के बाद, जो बहुत सारे लायलपुर, सरगोदा या मिंट कुमरी, साहिवाल से आए थे, तो उन्होंने ही ये मोर्चा जो 21 महीने चला दिल्ली में, जिसमें 800 के करीब किसानों की जानें भी गई, लेकिन वो खेती कानून वापस उन्होंने करवाए। ये बहुत बड़ी ताकत थी। और उसके बाद ही आप देखेंगे, क्योंकि उस मूवमेंट में भी डायस्पोरा सिखों का बहुत बड़ा रोल था। हमने यहाँ पॉलिटिकल लेवल पे लॉबी की, जस्टिन ट्रूडो ने भी इस पे सवाल उठाया था, इसलिए वो उसकी जान के भी दुश्मन बने हुए थे। और जब खेती कानून वापस हुए उसके एकदम बाद ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और दूसरा शुरू हुआ। आज हमारा एक फियर है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपीटेडली कहा इंडिया को ये टैरिफ किंग, और दूसरा, और इनका पीयूष गोयल जो मिनिस्टर है यहीं रहता है आजकल, जो ट्रेड डील जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका के साथ। अभी जो लगता था कि जून के एंड तक आएगी, अभी ये आ रहा है कि जितनी ट्रेड डील होगी उसमें हमारा फियर ये है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, फार्मिंग का और डेयरी का, जो अमेरिका चाहता है कि भारत खोले इनकी मल्टीनेशनल्स के लिए। अगर वो खुलता है, और इस पे काफी भारत पे दबाव बना हुआ है, फिर पंजाब के किसानों का ही नहीं भारत के किसानों का बेड़ा गर्क होगा। और पंजाब में इस मुद्दे पे बहुत बड़ी एजिटेशन होगी। हम देख रहे हैं कि इस ट्रेड डील में कहीं ये 2 सेक्टर जो फार्मिंग है और डेयरी है, इनको शामिल तो नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका का काफी प्रेशर है इन दोनों सेक्टर्स में जो है वो छूट देने के लिए।
सही। और बताइएगा कि जिस तरह से आपकी तहरीक वहां पर जोर पकड़ भी रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आवाजें भी मिला रहे हैं, और जैसा कि आपने भी कहा ओपिनियन मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन उसमें शामिल होते जा रहे हैं, तो फ्यूचर क्या है नरेंद्र मोदी का और इसकी जो फासिस्ट और नाजिस्ट आइडियोलॉजीज है इनका? देखिए, मोदी तो एक रिप्रेजेंटेटिव है उस थॉट का जो आरएसएस का मेन उसकी ये कही है कि जब आरएसएस 1925 में फाउंड हुआ, डॉक्टर हेडगेवार ने किया और बाद में डॉक्टर गोलवलकर ने, मिस्टर गोलवलकर ने उसको हेड किया, या साइमल्टेनियसली सावरकर जिसने हिंदुत्व लफ्ज कॉइन किया दिया। तो इनका आज मोदी है, कल को अमित शाह आ जाए, परसों को आदित्यनाथ योगी आ जाए, ये फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है कि ये जो हिंदुत्व है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, जो नाजी आइडियोलॉजी की तर्ज पे है, और अगर आप गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट किताब देखें तो ये आरएसएस की सारी तहरीक ही नाजी आइडियोलॉजी, जिसका मैसेज था वन नेशन वन रेस वन पीपल, उसी की तर्ज पे इन्होंने बनाया। इनकी खाकी निकरे, इनका आप जो नमस्कार के नाम पे सल्यूट स्टाइल है वो है हिटलर वाला है। तो मुझे लगता है कि भी ये ठीक है कि आज दुनिया में इनका जो ये बेनकाब होने शुरू हुए हैं, लेकिन ये बहुत वायलेंट जमात है, ये भारत में बहुत बड़े लेवल पे खून खराबा करेंगे। अभी आप देखिए कि जो 4 रोजा ड्रोन मिसाइल कन्फ्लिक्ट हुआ, भारत के मुसलमानों में कितना खौफ भरा हुआ है कि ओवैसी जैसा आदमी ऊंचे ऊंचे जो है पाकिस्तान को भी गालियां दे रहा है और वो झूठ के नैरेटिव को आगे चला रहा है। तो ये आरएसएस का इम्पैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि मोदी की जगह अगर कल को अमित शाह आ जाए या उसकी जगह दूसरा यूपी का गुंडा आ जाए आदित्यनाथ, कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर ये वेस्टर्न पावर्स को जैसा नजर आना शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें बात सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों की या पंजाब के सिखों की या भारत के मुसलमानों की नहीं है। जब हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जो कुकी ट्राइब एक क्रिश्चियन ट्राइब है, उनके साथ क्या हो रहा है, नागालैंड में जो है वो बातचीत इनकी फेल हो चुकी है, और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में भी ये टर्मोइल है। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका में आने वाले पीरियड में, अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना क्राइसिस भी है और टैरिफ पे ज्यादा फोकस है, मुझे लगता है कि नई मैप मेकिंग होगी। और जैसे सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया, ये आर्टिफिशियल यूनियन थी, अल्टीमेटली रशिया उतना ही रह गया जितना ओरिजिनल में था, 15 उसके टुकड़े हुए, ऐसे युगोस्लाविया भी हुआ। और भारत मुझे लगता है कि उस तरफ बढ़ रहा है, पर अब ये देखना है कि वेस्टर्न पावर्स इन जनरल एंड अमेरिका इन पर्टिकुलर इस न्यू मैप मेकिंग में कितनी दिलचस्पी लेता है और कब लेता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमरजीत सिंह, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सामने क्रम हम बात करते थे सिख रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह से, जो कि वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे, और उनसे हमारी बात हो रही थी कि जो एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं और यकीनन इजहार यकजहती भी करते हैं सिख बरादरी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद है, भारत समेत। और सामने क्रम यकीनन एक वो ऑपरेशन के जब खून की होली खेली गई, और ये खून की होली तभी नहीं बल्कि अब भी जारी है, और ये 10 रोज़ा यानी 1 जून से शुरू होने वाला 10 जून 1984 तक का ये ऑपरेशन, इसमें इतनी खून की होली खेली गई कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, इसमें ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया, इसमें बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया, और इसके अलावा जो वहाँ पर रूहानी पेशवा थे इनके, उन तमाम को भी, उनका भी कत्लेआम किया गया। तो ये जेनोसाइड आज भी जारी है, मुसलमानों के खिलाफ भी, सिखों के खिलाफ भी, वहाँ पर रहने वाले क्रिश्चियंस के खिलाफ भी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले जितने भी हमारे मासूम निहत्ते कश्मीरी बहन भाई हैं उनके खिलाफ भी। फिर जैसे कि तस्करा कर रहे थे डॉक्टर अमरजीत सिंह कि इनकी जितने भी इस वक्त मूवमेंट्स चल रही हैं, वो बेशक नक्सलाइट मूवमेंट है, बेशक 7 सिस्टर स्टेट्स में चलने वाली मूवमेंट है, या इसके अलावा भारत के अपने अंदर जो शोरिश है, यकीनन मोदी का तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, लेकिन जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है ये भी जल्द दफन होगी। और अगर ये दफन नहीं होगी तो भारत के कई ऐसे टुकड़े हो जाएंगे कि वो संभाले नहीं संभलेंगे। और उनका यही कहना था कि हम एक तवाना आवाज़ बनते जा रहे हैं, और इसमें उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसमें। और यकीनन जैसा कि जुल्म है वो बेशक कहीं पे ही हो दुनिया में, पाकिस्तान की ही हमेशा से कोशिश होती है कि जुल्म के खिलाफ ना सिर्फ बात करे बल्कि उन मजालिम को ख़त्म करने में भी अपना किरदार अदा करे। सामने क्रम ये था हमारा आज का डायलॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।